अगला जो आर्टिकल है दोस्तों, अगला आर्टिकल क्या है हमारा दोस्तों, गवर्नमेंट स्कूल एंड इनरोलमेंट। हम एनएसएस डाटा देखने की कोशिश करेंगे, आखिर जो गवर्नमेंट स्कूल में उसमें कितना इनरोलमेंट हो रहा है और जो प्राइवेट स्कूल है और कितना लोग खर्चा कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल में और गवर्नमेंट स्कूल में, हम वो देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसके की फाइंडिंग है, इनरोलमेंट शेयर क्या है। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो 59% जो है 55.9% इनरोलमेंट हो रहा है गवर्नमेंट स्कूल में। कितना? 59%। अगर हम रूरल की बात करें तो रूरल्स में क्या है, जो गवर्नमेंट स्कूल में कितना 66% इनरोलमेंट हो रहा है। कितना? रूरल एरिया में अगर बात करेंगे तो 66% जो इनरोलमेंट हो रहा है गवर्नमेंट स्कूल में। और जो अर्बन की एरिया की बात करेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल में कितने अर्बन एरियाज में कितना परसेंटेज इनरोलमेंट हो रहा है दोस्तों, 30.1% गवर्नमेंट स्कूल में क्या हो रहा है, इनरोलमेंट हो रहा है। अगर हम प्राइवेट अनएडेड स्कूल की बात करेंगे, प्राइवेट अनएडेड स्कूल में 31% इनरोलमेंट शेयर है। कितना? 31% इनरोलमेंट शेयर है। अगर हम हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, कि कितना हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो है एजुकेशन में खर्च किया जा रहा है, हम वो देखने की कोशिश करते हैं। एज पर द स्टूडेंट 2025-2026 जो गवर्नमेंट स्कूल है उस गवर्नमेंट स्कूल में कितना किया जा रहा है, बस 2,863, कितना 2,863 रुपीज खर्च किए जा रहे हैं पर स्टूडेंट पे। कितना? पर स्टूडेंट पे। अगर हम नॉन गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं या प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं, 25,002 रुपये पर स्टूडेंट पे खर्च किए जाते हैं, जो 9 टाइम ज़्यादा है। 9 टाइम क्या है ना, 9 गुना ज़्यादा है। किससे? हम 2,863 रुपये खर्च कर रहे हैं, 2,863 रुपये खर्च कर रहे हैं गवर्नमेंट में, और जो प्राइवेट में कर रहे हैं कितने, 25,002, 9 गुना ज़्यादा है दोस्तों। अगर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक ये मैप लिया, स्कूल इनरोलमेंट शेयर इन इंडिया और रूरल एंड अर्बन इनरोलमेंट एनएसएस डाटा। मैंने जैसे बताया दोस्तों, अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल में जो रूरल एरिया है दोस्तों उसमें क्या है, 55% जो है इनरोलमेंट हो रहे हैं। और अगर हम दोस्तों किसकी बात करते हैं, अर्बन एरिया की बात करते हैं, तो 31% जो है इनरोलमेंट हो रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल के, और 12.2% क्या है, अनएडेड स्कूल हैं। अगर रूरल वर्सेस अर्बन इनरोलमेंट की बात करें दोस्तों, गवर्नमेंट स्कूल में क्या है, गवर्नमेंट स्कूल में क्या है दोस्तों, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं दोस्तों, हम इनरोलमेंट की बात करते हैं। जैसे गवर्नमेंट जो रूरल एरिया में जो गवर्नमेंट स्कूल में जो इनरोलमेंट होते हैं वो 66% होते हैं, और जो अर्बन में कितने गवर्नमेंट स्कूल का इनरोलमेंट है, 30.1% है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों प्राइवेट एडेड स्कूल की बात करते हैं, प्राइवेट एडेड जो स्कूल हैं उसमें कितना इनरोलमेंट है। अगर हम रूरल एरिया की बात करेंगे तो रूरल एरिया में सिर्फ 23% है। और अगर हम बात करेंगे अर्बन एरिया की, तो अर्बन एरिया में कितना है दोस्तों, 55% जो पीपल हैं, वो जो 55% जो लोग हैं या जिनके बच्चे हैं 55%, वो क्या कर रहे हैं, अर्बन एरिया में प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर हम अदर्स की बात करते हैं, खाली 11% जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, 11% जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और 49% जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर हम प्राइवेट कोचिंग की बात करते हैं, 27% जो है टेक प्राइवेट कोचिंग, 27% जो है दोस्तों प्राइवेट कोचिंग ले रहे हैं। और अर्बन में क्या बात करें तो अर्बन में 30.7% वर्सेस रूरल में कितना है, 25.5%। बात करते हैं कि 27% क्या है, प्राइवेट कोचिंग ले रहे हैं। अगर हम अर्बन की बात करें या रूरल की बात करें तो अर्बन में क्या है, 30.7% प्राइवेट कोचिंग ले रहे हैं, और रूरल में क्या है, 25.5% क्या ले रहे हैं। फंडिंग के सोर्सेज क्या हैं दोस्तों, 95% ऑफ स्टूडेंट फंडेड बाय द हाउस होल्ड मेंबर। जो 95% जो है जो उनको पढ़ा रहे हैं या फंड कर रहे हैं वो उनके
परिवार वाले कर रहे हैं। ओनली 1.2% रिपोर्ट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एज फर्स्ट फंडिंग सोर्स। जैसा मैंने बताया दोस्तों 95% जो फंडिंग की जा रही है उनके हाउस होल्ड के द्वारा की जा रही है। 1.25% जो है दोस्तों वो स्कॉलरशिप द्वारा की जा रही है, जिनका फर्स्ट सोर्स स्कॉलरशिप है। मेजर एक्सपेंडिचर कैटेगरीज क्या है दोस्तों? कोर्स फीस क्या है? 7,111 रुपये हायर है। टेक्स्ट बुक एंड स्टेशनरी पे 2,002। रूरल एंड अर्बन डिफरेंसेस की बात करते हैं दोस्तों। अर्बन कोर्स में फीस कितनी है? 15,143 है और रूरल कोर्सेज में फीस कितनी है? 3,969 रुपये है। अर्बन हाउस होल्ड स्पेंड मोर अक्रॉस द ट्रांसपोर्ट, यूनिफॉर्म एंड बुक्स। अर्बन जो हाउस होल्ड है ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, यूनिफॉर्म पे हो गया, ट्रांसपोर्ट पर हो गया या फीस पर हो गया। टॉपिक दोस्तों प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी। मेंस में आपको दोस्तों डाटा कलेक्ट करना होता है, तो प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और मेंस के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको डाटा चाहिए होता है, आपको फिगर्स पता होने चाहिए, तब आप मेंस में एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। हमारा जो आज का 4th आर्टिकल है वो क्या है दोस्तों? हमारा जो आज का 4th आर्टिकल है दोस्तों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने फाइनलाइज कर दिया जो नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है कार्बन मार्केट के लिए, उसको बनाने के लिए। इसी के ऊपर हमारा आर्टिकल है। क्या है दोस्तों? नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। आर्टिकल 6 के अंदर जो नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनानी थी कार्बन इमिशन मार्केट के लिए, उसके लिए ये फाइनलाइज हो गई। अब हम समझने की कोशिश करते हैं पेरिस एग्रीमेंट कब आया था दोस्तों? पेरिस एग्रीमेंट आया था 2015 में पेरिस एग्रीमेंट आया था, और ये एक ग्लोबल क्लाइमेट ट्रीटी है। पेरिस एग्रीमेंट कैसा है दोस्तों? एक ग्लोबल क्लाइमेट ट्रीटी है, और इसके अंदर जो है दोस्तों आर्टिकल 6 है, उसमें क्या मेंशन किया गया? उसमें मेंशन किया गया आपको एक नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनानी पड़ेगी जो कार्बन इमिशन मार्केट है या कार्बन ट्रेडिंग मार्केट है, उसके लिए। आर्टिकल 6 अलाउ कंट्रीज टू कोऑपरेशन ऑन इमिशन रिडक्शन विया द कार्बन मार्केट और इमिशन ट्रेडिंग। मैंने जैसे बताया आर्टिकल 6 के अंदर। अगर हम COP 29 की बात करते हैं, COP 29 कहाँ पर हुई थी दोस्तों? आप कमेंट में बताइए। COP 29 जो हुई थी दोस्तों बाकू में हुई थी। कहाँ पर? बाकू में हुई थी 2024 में। आर्टिकल 6 रूल बुक फाइनलाइज, और जो आर्टिकल 6 है वो कहाँ पर फाइनलाइज किया गया था? वो फाइनलाइज किया गया था बाकू के अंदर। इंडिया जो है दोस्तों, इंडिया हैज नाउ सेटअप नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी एज पर द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। एज पर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। आगे बढ़े। मैंने जैसे बताया इंडिया ने फाइनलाइज कर दी है नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाने के लिए। किस चीज़ के लिए दोस्तों? जो कार्बन ट्रेडिंग होती है या जो कार्बन इमिशन है उसको रिड्यूस करने के लिए। आगे बढ़ें और समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये है क्या, कंपोजिशन कैसा होगा, जो इसके मेंबर्स होंगे दोस्तों उनका कंपोजिशन कैसा होगा, इसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे वो हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये जो इसके अंदर जो कितने मेंबर्स होंगे आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। तो दोस्तों इसके अंदर मेंबर जो होंगे 21 मेंबर्स की कमेटी होगी, और कौन कौन से मेंबर्स होंगे हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तो किसके द्वारा हेडेड किया जाएगा दोस्तों? ये हेडेड किया जाएगा सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। किसके द्वारा हेड किया जाएगा? जो दोस्तों किसके द्वारा ये हेड किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो सेक्रेटरी होंगे उसके द्वारा ये हेड किया जाएगा। और मेंबर्स कौन कौन होंगे दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, और जो रिन्यूएबल एनर्जी है और नीति आयोग है, और मिनिस्ट्री जो स्टील है उसके जो मेंबर्स हैं वो क्या होंगे? इस कमेटी का हिस्सा होंगे। क्या होंगे? इस कमेटी का हिस्सा होंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं दोस्तों, जिससे क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग बने कि आखिर इसमें मेंबर्स, एक तो 21 मेंबर्स की कमेटी होगी, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसके जो सेक्रेटरी हैं उसको क्या करेंगे? हेड करेंगे। और इसके मेंबर्स कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज होंगे? तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मेंबर्स होंगे वो होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील्स के जो मेंबर्स होंगे वो होंगे, और नीति आयोग से जो मेंबर होंगे दोस्तों वो होंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है उसके मेंबर जो होंगे। तो 21 मेंबर्स इस कमेटी के अंदर होंगे। अच्छा, फंक्शन क्या होगा दोस्तों नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का? फंक्शन क्या होगा? तो दोस्तों ये क्या करेगी? जो एक्टिविटीज होगी और जो प्रोजेक्ट होंगे,
जो एक्टिविटीज होगी और जो प्रोजेक्ट होंगे जिससे क्या हो, कार्बन इमिशन रिड्यूस हो या कार्बन इमिशन की ट्रेडिंग हो, तो उसको क्या करेगी, रिकमेंड करेगी। और ये अलाइन एक्टिविटीज किसके साथ करेगी, ये अलाइन एक्टिविटीज करेगी जो नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके साथ अलाइन किया जाएगा और इवेल्युएट किया जाएगा और अप्रूव किया जाएगा और अथोराइज किया जाएगा प्रोजेक्ट को अंडर द आर्टिकल 6 और ऑथराइज द यूज ऑफ इमिशन रिडक्शन यूनिट कार्बन क्रेडिट टुवर्ड द इंडियाज एनडीसी मार्केट। और दोस्तों आपने जब इन्वायरमेंट पढ़ी होगी, आपने किसी भी सोर्सेज से इन्वायरमेंट पढ़ी हो तो आपने कार्बन ट्रेडिंग जरूर पढ़ा होगा, तो मुझे यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है व्हाट इज कार्बन ट्रेडिंग। तो कार्बन ट्रेडिंग की जाएगी क्या, ऑथराइज द यूज ऑफ द इमिशन रिडक्शन कार्बन क्रेडिट्स टुवर्ड द इंडियाज एनडीसी टारगेट। तो आगे बढ़ें और समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये कैसे होगा। इंडियाज एनडीसी कमिटमेंट क्या है, व्हाट इज एनडीसी, तो एनडीसी क्या है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया का, वो हम समझने की कोशिश करते हैं 2030 तक। तो जो इमिशन इंटेंसिटी है अगर हम जीडीपी से कंपेयर करें तो हमें कितने परसेंट जो है रिड्यूस करनी है इंटेंसिटी, तो दोस्तों 45% करनी है बाय 2030। रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 45% 2005 लेवल तक करनी है। कब तक दोस्तों, 2030 तक करनी है। अचीव 50% इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल, तो हमें कितना दोस्तों 50% जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी करनी है किसकी, नॉन फॉसिल फ्यूल की। हमें जो रीन्यूएबल एनर्जी है उसको क्या करना है, उसको हमें 50% तक करना है। क्रिएट एडिशनल कार्बन सिंक 2.5 हमें क्या करना है दोस्तों, हमें क्रिएट करना है एडिशनल कार्बन सिंक को 2.5 से लेके 3 बिलियन टन जो कार्बन जो CO2 इक्विवेलेंट है बिया अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन के थ्रू हमें क्या बनाना है, कार्बन सिंक बनाना है दोस्तों 2.5 से 3 बिलियन जो टन है कार्बन ऑक्साइड इक्विवेलेंट, किसके थ्रू, अफॉरेस्टेशन के थ्रू, पेड़ लगा लगा के। हमें क्या करना है, हमें पेड़ काटने नहीं है, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना, हमें जो हरियाली है पेड़ लगा के जिससे क्या हो, कार्बन सिंक बने। जैसा आपको पता होगा दोस्तों सबसे बड़ा कार्बन सिंक क्या होता है, फॉरेस्ट होता है, तो फॉरेस्ट में कार्बन सिंक बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमें कार्बन सिंक बनाना होगा। सिग्निफिकेंस क्या होगा दोस्तों इसका, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, हम सिग्निफिकेंस अगर समझने की कोशिश करें तो क्या होगा, जो कार्बन मार्केट पार्टिसिपेशन है उससे क्या होगा, जो कार्बन मार्केट पार्टिसिपेशन है वो इससे स्ट्रेंथ होगा। और जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इंडिया के ग्रीन प्रोजेक्ट, जो हमारे जो ग्रीन प्रोजेक्ट है उसमें जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है दोस्तों वो प्रोवाइड होगी और वो इनहांस होगी। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, हमारे जो नेशनल डेवलपमेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या होंगे, और वो क्या होंगे उसमें हमारे जो नेशनल डेवलपमेंट जो कंट्रीब्यूशन है उसको पूरा करने में इससे मदद मिलेगी। चाहे हम नेट जीरो इमिशन की बात करते हैं, चाहे हम नेट जीरो टारगेट्स की बात करते हैं, तो सारे क्या हैं दोस्तों, सारे हमारे जो टारगेट्स हैं वो उसको पूरा करने में इससे मदद मिलेगी और बैलेंस होगा जो क्लाइमेट एक्शन है विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको जैसे पता होगा दोस्तों हमारी कंट्री बहुत ग्रो कर रही है, बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारा जो ग्रो है वो इन्वायरमेंट को नुकसान पर नहीं होना चाहिए। तो हमें एक बैलेंस बनाना होगा कि हमारा जो कंट्री है वो ग्रो करे बट हमारा इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। तो इसी पर क्या है, बैलेंस बनाकर हमें क्या करना चाहिए, सस्टेनेबल बैलेंस होना चाहिए विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर है। और आज का जो हमारा लास्ट आर्टिकल है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा लास्ट आर्टिकल क्या है, हमारा लास्ट आर्टिकल है 5th आर्टिकल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इस आर्टिकल को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक्सप्लेन करने वाले। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बस हमारा ये लास्ट आर्टिकल है, आप ये आर्टिकल और देखें। तो इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन। अब आप मुझे ये बताइए दोस्तों, इम्पोर्ट ड्यूटी कब लगाई गई थी या इम्पोर्ट ड्यूटी को सस्पेंड कब कर दिया गया था, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। वाई वाज इम्पोर्ट ड्यूटी इंट्रोड्यूस, इम्पोर्ट ड्यूटी इंट्रोड्यूस कब की गई थी, इम्पोर्ट ड्यूटी जो इंट्रोड्यूस की गई थी वो फरवरी 2021 में की गई थी। उसका रीजन क्या है कि कॉटन के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी क्यों लगाई इंडियन गवर्नमेंट ने,
क्यों इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई, तो उसका सबसे सीधा सा रीजन है हमारे जो फार्मर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे जो लोकल इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लगाई गई थी, ये इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी। कब लगाई गई थी दोस्तों, फरवरी 2021 में लगाई गई थी। और कितनी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी दोस्तों, जो 11% जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी, कितनी 11% इंपोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन में लगाई गई थी। आपको जैसे पता होगा, अगर हम 2021 की बात करते हैं, जो कॉटन का प्रोडक्शन कितना होता था हमारी कंट्री में, क्या हम सरप्लस थे, क्या हम डेफिसिट थे, क्या बहुत लो प्रोडक्शन होता था हमारी कंट्री में कॉटन का, तो आपको पता होगा दोस्तों कॉटन का जो प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर कितना होता है दोस्तों, इंडिया प्रोड्यूस 350 लाख बेल्स, हम 350 लाख बेल्स का प्रोडक्शन करते थे। लेकिन दोस्तों हमें ज़रूरत कितनी थी, हम कंज्यूम कितना करते थे, हम क्या सरप्लस में थे, हम डेफिसिट में थे, या हम लो प्रोडक्शन कर रहे थे। सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया को ज़रूरत कितनी पड़ती है, तो रिक्वायरमेंट कितनी थी दोस्तों, 335 लाख बेल्स की थी। कितनी, 335 लाख। हम 350 लाख बेल्स का क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे, और हमें ज़रूरत कितनी थी, 335 लाख बेल्स की थी। तो हम क्या थे दोस्तों, हम सरप्लस में थे। हम ये बात कर रहे हैं फरवरी 2021 की, और फरवरी 2021 की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या हुआ, 11% की जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों, जो इंडियन फार्मर्स थे, जो इंडियन फार्मर थे उनको प्रोटेक्ट करना था। मान लीजिए अगर कोई क्या करता है, जो चीप जो है इंपोर्ट करता है कॉटन को, तो उससे क्या होगा, इंडियन फार्मर्स को बहुत नुकसान होगा, उनकी जो कॉटन है कोई भी नहीं खरीदेगा। जिससे क्या करना था, प्रोटेक्ट द इंडियन कॉटन फार्मर फ्रॉम चीप इंपोर्ट्स। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन था दोस्तों, अगर चीप क्या कॉटन आ जाएगी मार्केट में, तो क्या होगा, जो प्राइसेस होंगे दोस्तों, जो प्राइसेस होंगे वो डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। तो कॉटन के प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी को लगाया गया था, जो कि 11% थी। आगे बढ़ें और समझने की कोशिश करें। मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिया, व्हाट वुड बी द ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिया कि ऑब्जेक्टिव क्या था, कि एक तो फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना था और दूसरा प्राइस को स्टेबलाइज करना था। आगे बढ़ें। वाई सस्पेंडेड नाउ अगस्त 2025। अब मुझे आप ये कमेंट में बताइए कि ये अगस्त 2025 चल रही है, इंपोर्ट ड्यूटी को क्यों सस्पेंड किया गया, उसका रीजन क्या है। क्योंकि हम तो सरप्लस में थे, हम तो 335 जो लाख बेल्स है हमें उसकी ज़रूरत थी, और हम प्रोडक्शन कर रहे थे 350 लाख बेल्स का। लेकिन अब हम 2025 में हैं, तो इस ड्यूटी को हटाया क्यों गया है, इस ड्यूटी को सस्पेंड क्यों गया है, इस इंपोर्ट ड्यूटी को सस्पेंड क्यों किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसका आप मुझे रीजन बताइए, कमेंट्स में बताइए दोस्तों। तो अब क्या हुआ है दोस्तों, क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंपोर्ट ड्यूटी को सस्पेंड कर दिया। उसका सबसे बड़ा जो रीजन है दोस्तों, हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या था, हमारा जो प्रोडक्शन 2021 में जहां था, अब हमारा प्रोडक्शन 2025 में जहां आ गया है। अब हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं दोस्तों, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं 294 लाख बेल्स, 294 लाख का बेल्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। और अगर हम 2021 की बात करते हैं, 2021 में हमारा जो प्रोडक्शन था दोस्तों वो 350 लाख बेल्स था, और रिक्वायरमेंट कितनी थी दोस्तों, रिक्वायरमेंट थी 335 लाख बेल्स की। और अभी हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, अभी जो हमें रिक्वायरमेंट है दोस्तों 318 लाख बेल्स की है। कितनी, 318 लाख बेल्स के। तो ये 15 साल में सबसे लोएस्ट प्रोडक्शन है। कितना, अगर हम 15 ईयर्स की बात करें तो 15 ईयर्स में सबसे लोएस्ट प्रोडक्शन है। तो उससे क्या हो रहा है दोस्तों, उससे इंपोर्ट ड्यूटी हमने क्या कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी सस्पेंड कर दिया। अब सस्पेंड होने का क्या रीजन है, सस्पेंड होने का रीजन है जिन सेक्टर्स को कॉटन चाहिए होता है, तो उन सेक्टर्स में क्या है, कॉटन की शॉर्टेज हो रही है। क्या हो रही है, कॉटन की शॉर्टेज हो रही है। 300 लाख बेल, तो दोस्तों हम डेफिसिट में आ गए, जैसा हमने बताया मैं डेफिसिट में। और टू हेल्प द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेसिंग द रॉ मटेरियल शॉर्टेज, जो कॉटन का जो रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को शॉर्टेज हो रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया है, हमने वो सस्पेंड कर दिया है इंपोर्ट ड्यूटी को। और सबसे बड़ा जो रीजन है दोस्तों, जो इंपोर्ट कितना सर्च कर दिया है कॉटन का, जो इंपोर्ट सर्च कर दिया 107%, जो कॉटन का जो इंपोर्ट है 107% सर्च कर गया है। कब, कौन कौन से ईयर में दोस्तों, फाइनेंशियल 2024 और 2025 की बात करते हैं। $1 बिलियन से
अभी कितना हो गया है दोस्तों, $1.2 बिलियन हो गया, जो अर्लियर कितना था दोस्तों, $590 मिलियन था। कितना, 579 मिलियन था, और अब कितना हो गया, $1.2 बिलियन का एक्सपोर्ट हो गया, 107% सर्च किया है। और ये वैलिड कब तक है दोस्तों, जो इंपोर्ट जो ड्यूटी है वैलिड कब तक होगी, ये 30 सितंबर तक होगी। कब तक वैलिड है ये, 30 सितंबर तक वैलिड है दोस्तों। समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, मेजर सोर्सेज कहाँ हैं जहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं कॉटन। जो मेजर सोर्सेज कहाँ हैं जहाँ से हम कॉटन को एक्सपोर्ट किया जाता है, क्या है, क्या यूएस है, क्या ब्राजील है, क्या इजिप्ट है, हम देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। हम यूएस के साथ कितना कॉटन को इंपोर्ट कर रहे हैं, हम वो देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हम ऑस्ट्रेलिया के साथ कितना इंपोर्ट कर रहे हैं कॉटन का, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ जो इंपोर्ट कर रहे हैं $258 बिलियन का, $258 मिलियन का हम कॉटन को क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस के साथ हम दोस्तों $234 मिलियन का इंपोर्ट करते हैं। और अगर हम ब्राजील की बात करते हैं तो ब्राजील के साथ दोस्तों हम $180 मिलियन का कॉटन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इजिप्ट के साथ हम कितना कर रहे हैं दोस्तों, इजिप्ट के साथ हम $116 मिलियन का क्या कर रहे हैं, कॉटन को इंपोर्ट कर रहे हैं। और टोटल हमारा जो बन जाता है दोस्तों $1.2 बिलियन का हम जो है इंपोर्ट कर रहे हैं कॉटन का, जो सर्ज होके 107% जो है इंपोर्ट हमारा कितना सर्ज हो गया, 107% से ज़्यादा सर्ज हो गया। अगर हम बात करते हैं इम्पैक्ट ड्यूटी विड्रॉल क्यों की है, इम्पैक्ट मैंने जैसे बताया, जो ड्यूटी विड्रॉल की गई है, जो टेक्सटाइल जो सेक्टर है उसको क्या है, रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो रहा है। और दूसरा आपको पता होगा दोस्तों, जिस चीज़ की डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइसेस उसके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या कहते हैं, हमारी जो कॉटन है उसके प्राइसेस वो कम है तो उसके प्राइसेस ज़्यादा हैं, तो चीपर इंपोर्ट से क्या होगा, जो हमारा गारमेंट एक्सपोर्ट है वो कॉम्पिटिटिव बनेगा। जो हमारा गारमेंट एक्सपोर्ट है वो क्या बनेगा, कॉम्पिटिटिव बनेगा। जो हमारा जो गारमेंट सेक्टर है, जो हमारा गारमेंट एक्सपोर्ट है वो क्या है दोस्तों, वो कॉम्पिटिटिव बनेगा। और जो इंटरनेशनल ब्रांड है इंसिस्ट ऑन इंपोर्टेड कॉटन। अब हम समझने की कोशिश करते हैं फार्मर्स के लिए कैसे दोस्तों। अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी को सस्पेंड कर देते हैं तो फार्मर्स को क्या करेगा दोस्तों, जो कॉटन की जो कल्टीवेशन है, जो फार्मर्स कॉटन की कल्टीवेशन कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो डिस्करेज करेगा कॉटन की कल्टीवेशन को। क्योंकि अब क्या हो रहा है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है कॉटन का। अगर इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसके प्राइसेस जो है दोस्तों बहुत चीप होंगे। जो हमारी कॉटन होगी उसको कोई बाय नहीं करेगा, कोई भी नहीं खरीदेगा। इसकी वजह से क्या, जो फार्मर्स होंगे जो कॉटन का प्रोडक्शन कर रहा है उनको क्या करेगा, डिस्करेज करेगा। फियर ऑफ द लो रिटर्न डिस्पाइट द हायर एमएसपी 8% ऑफ 2025। मैंने ये बताया ना कि क्यों मतलब क्या करेंगे, डिस्करेज के। उसका रीजन क्या होगा कि कॉटन के प्रोडक्शन में पैसा तो बहुत खर्च हो रहा है लेकिन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है। तो हालांकि उस पर एमएसपी है प्लस 8% फॉर 2025-2026, लेकिन रिटर्न कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हम चीप जो है वो कॉटन को इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देखें, इंडस्ट्री डिमांड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है, स्टेबल पॉलिसी, सस्पेंड ड्यूटी एवरी ईयर इन नॉन पीक सीजन, नॉन पीक सीजन 5% जो इंटरेस्ट सम्बेशन है वो हमें देना चाहिए फॉर मिल्स वर्किंग बाय कॉटन एंड एट पीक हार्वेस्ट। रिड्यूस द एमएसपी बर्डन, क्या है, एमएसपी बर्डन हमें हटाना चाहिए मिल्स बाय डायरेक्टली एंड रिड्यूस द गवर्नमेंट एमएसपी परचेजेज। तो आपको दोस्तों समझ में आया होगा कि हमने जो आर्टिकल्स पढ़ाए वो कितने इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे लर्निंग, स्टे फोकस और पढ़ते रहिए। सी यू नेक्स्ट वीडियो।